बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं एमडीकेट 2023 की मॉडल एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। ये एमसीक्यूज़ जिन टॉपिक्स से रिलेटेड है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, पंक्चुएशन, नरेशन एंड वॉइस। इन टॉपिक्स के बेस पे एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, उसको स्पॉट करना है। बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए देखिए, नीदर द मैनेजमेंट नॉर द टीचर्स हैव बीन रिलेक्टेंट। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है नीदर द मैनेजमेंट नॉर द टीचर। ये सब्जेक्ट है, इसमें 2 नाउन्स है, एक है मैनेजमेंट, एक है टीचर्स। अब मैनेजमेंट सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल है। तो रूल ये है कि जब 2 नाउन हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन लगाएंगे। सेकंड नाउन मीन्स जो बाद में आता है। यहाँ पर ये जो है नीदर द मैनेजमेंट नॉर द टीचर्स, मैनेजमेंट पहले है, टीचर्स बाद में, तो टीचर्स के अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाएंगे। क्योंकि टीचर्स प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंगली हम प्लूरल वर्ब हैव लगाएंगे। मैनेजमेंट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंगली इज़ नहीं लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली वाज भी नहीं लगाएंगे, ये इनकरेक्ट हो गई। और हैव, हैज़, हैड, इन तीनों के बाद खाली एडजेक्टिव नहीं आ सकता। हैज़, हैव, हैड के बाद या तो कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। फॉर एग्जांपल आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर, या नाउन होगा आई हैव अ लेक्चर, या एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा आई हैव अ लॉन्ग लेक्चर। लेकिन हैज़, हैव, हैड के बाद खाली एडजेक्टिव में आ सकता है। रिलेक्टेंट यहाँ पर खाली एडजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद खाली एडजेक्टिव नहीं आ सकता। मैं इस एमसीक्यूज़ की रूल्स रिवाइज करता हूँ जो रूल्स इस एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहले नीदर द मैनेजमेंट नॉट द टीचर्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में 2 वर्ड्स है, एक है मैनेजमेंट, एक है टीचर। 2 की नाउन्स है, 2 की वर्ड्स है। मैनेजमेंट सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल है। अब हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे तो एज, वाज या कोई भी सिंगुलर वर्ब होगा। टीचर्स के अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब होगा। तो रूल ये है कि अगर 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस हो और 2 नाउन्स या प्रोनाउंस को ज्वाइन किया हो, नीदर नार, ईदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो ने, तो उस केस में हम सेकंड नाउन या सेकंड प्रोनाउन जो बाद में वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ड लगाएंगे। वो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल वर्ब प्लूरल। यहाँ पर टीचर्स है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंगली हैव यूज होगा। सेकंड ऑप्शन में टीचर्स के अकॉर्डिंगली इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में भी टीचर्स के अकॉर्डिंगली वाज इनकरेक्ट, क्योंकि प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं। और डेल्टा में मिस्टेक ये कि हैज़, हैव, हैड के बाद हम खाली एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। हैज़, हैव, हैड के बाद या तो कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जांपल आई हैव डिलीवर्ड अ लेक्चर, या कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन आई हैव अ लॉन्ग लेक्चर, या कोई नाउन आई हैव अ लेक्चर। लेकिन खाली एडजेक्टिव हैज़, हैव, हैड के बाद नहीं आ सकता, तो ऑप्शन डी इस वजह से इनकरेक्ट हुआ है। हाँ, अब अगर 2 सब्जेक्ट्स को नीदर नार, ईदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो के अलावा किसी और वर्ड ने ज्वाइन किया हो, तो उस केस में फिर हम फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंगली लगाएंगे वर्ब। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर वर या वाज बिजी। लेट सपोज अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज आर वर बिजी। अब पहले वर्ड की, क्योंकि अब नीदर नार, ईदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो ने नहीं ज्वाइन किया, ये वाले ज्वाइन करे तो सेकंड नाउन या प्रोनाउन, मतलब सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंगली ये वाले वर्ड्स ना हो, इसके अलावा कोई भी और वर्ड हो तो फिर फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंगली। जिस तरह मैंने एग्जांपल कहा, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, एज वेल एज द टीचर, टीचर सिंगुलर है, पहला वर्ड प्लूरल है, तो आप पहले वर्ड के अकॉर्डिंगली लगाएंगे वर बिजी या वर प्रेजेंट, कोई भी फिर जब सेंटेंस जिस तरह से हो। या एक और एग्जांपल देखिए, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स। अब कैप्टन सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंगली होगा इज प्लेइंग या इज प्रैक्टिसिंग। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स इज प्रैक्टिसिंग। द चिल्ड्रन टुगेदर विद द मदर was busy, that या were busy. The children together with
द मदर, वाज या वर, लेट्स सपोज दो ऑप्शन, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अब चिल्ड्रन प्लूरल है और मदर सिंगुलर है, लेकिन नीदर नार ईदर आर नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं ज्वाइन किया, बल्कि ज्वाइन किया है टुगेदर विद ने। तो तब नीदर नार ईदर आर नॉट ओनली बट ऑल्सो के अलावा कोई भी और वर्ड हो, चाहे वो टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, कोई भी हो, तो फिर फर्स्ट वर्ड के। अब इस एग्जांपल में फर्स्ट वर्ड जो है वो चिल्ड्रन सिंगुलर, तो इसमें वर भी प्लूरल। द चिल्ड्रन टुगेदर विद द मदर वर बिजी। ये नंबर 2 देखेंगे, he was not treated well by his friend were the reason for his detachment। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, उसको स्पॉट करना है। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर डेट ऑप्शन ए में है, तो ये तो करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ही बी टी के और ही के साथ वाज भी यूज हुआ है। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ये पार्ट है, दैट ही वाज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हिज फ्रेंड्स, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है। जब भी किसी सेंटेंस में क्लॉज एज ए सब्जेक्ट आ जाए, क्लॉज मीन्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ये देखिए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, ये क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है। तो क्लॉज एज ए सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर वार की जगह वाज यूज होगा। दैट ही वाज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हिज फ्रेंड वाज द रीजन फॉर हिज डिटैचमेंट, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा पार्ट, और ये पार्ट एक सिंगुलर स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। स्टेटमेंट सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। वट एवर यू से इज करेक्ट, अगेन वट एवर यू से सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्लॉज एज सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर होगा, इज करेक्ट। इसी तरह हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चंस was unexpected, how he reacted to the questions, ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब was unexpected। इसका अगर मैं शॉर्टकट या ट्रिक बताऊँ तो इस तरह होगा, जब भी कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो, इस तरह यहाँ पर दैट से स्टार्ट है, जो मैंने दूसरा एग्जांपल कहा उसमें वॉट एवर से स्टार्ट था, जो मैंने तीसरा एग्जांपल कहा उसमें हाउ से स्टार्ट था। जब भी कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो तो उस क्लॉज के बाद हमने जो वर्ड लगाना होता है वो सिंगुलर, जिस तरह मैंने तीन एग्जांपल में कहा, हाउ ही रिएक्टेड टू द क्वेश्चंस वाज अनएक्सपेक्टेड, वट एवर यू से इज करेक्ट, दैट ही वाज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हिज फ्रेंड्स वाज द रीजन फॉर हिज डिटैचमेंट। जब भी कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो तो उस केस में क्लॉज एज अ सब्जेक्ट होती है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे जब क्लॉज एज अ सब्जेक्ट हो। और इसी तरह क्लॉज एज अ सब्जेक्ट हो या जेरंड या इन्फिनेटिव, ये तीनों एक ही तरह के वर्ब्स इन तीनों के साथ यूज़ होते हैं, चाहे क्लॉज एज ए सब्जेक्ट हो, चाहे जेरंड एज ए सब्जेक्ट हो, चाहे टू इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट हो। ये मैंने क्लॉज एज ए सब्जेक्ट के एग्जांपल बताए। जेरंड एज ए सब्जेक्ट का एग्जांपल होगा, वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इन द रिवर्स इज़ माई हॉबी, टू हेल्प द पुअर पीपल इज़ माई ड्यूटी। क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट या जेरंड एज ए सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3, ब्लैंक द स्टूडेंट वॉकिंग अ टीचर। यहाँ पर द स्टूडेंट्स मोर देन वन, टू स्टूडेंट हो तो फिर हम एमंग यूज़ करते हैं, तो ये तो ठीक है, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि इनिशियल लेटर सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होता है। अच्छा, हैज़ है हेड के बाद अभी मैंने कहा या थर्ड फॉर्म या नाउन प्लस एडजेक्टिव, लेकिन अकेले एडजेक्टिव या आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, तो हैज़ के बाद आईएनजी फॉर्म, तो ये ऑप्शन बी इनके दो ऑप्शंस रह गए। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है अ टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के स्टार्ट में हो, मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है। ये हमें हु वर्ड का आंसर देगा। इस सेंटेंस पे आप हु वर्ड का फार्मूला अप्लाई करिए, हु वाज वर्किंग अमंग द स्टूडेंट्स अ टीचर। अ टीचर इसका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ड यूज होगा, बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा, वर्ड नहीं होगा। ही लिव्स नियर द बसेज, ही इसका सब्जेक्ट है, नियर द बसेज ही लिव्स, अब बी ही सब्जेक्ट है, नियर द बसेज लिव्स अ मैन, अब अ मैन इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एंड स्टार्ट में तीनों पोजीशन पे हो सकता है। अब जहाँ जो सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्टार्ट में ही हो, मिड एंड स्टार्ट तीनों पोजीशन पे सब्जेक्ट यूज हो सकता है। एक और एग्जांपल में बताता हूँ इसका, अ पुअर गाय
was residing near the houses. अब पुअर गाय इसका सब्जेक्ट और ये स्टार्ट में है. नियर द हाउसेज वाज रिसाइडिंग अ पुअर मैन. अ पुअर गाय सब्जेक्ट है लेकिन ये एंड पे यूज हुआ है. नियर द हाउसेज अ पुअर गाय वाज रिसाइडिंग. अब बी अ पुअर गाय सब्जेक्ट और ये मिड में स्टार्ट में एंड टी. बस हमें हु और व्हाट का आंसर देगा. अगर लिविंग थिंग है तो हु का आंसर, नॉन लिविंग है तो व्हाट का आंसर. व्हाट का एग्जांपल आप ऊपर वाला एग्जांपल देख सकते हैं. दैट ही वाज नॉट ट्रीटेड टू वेल बाय हिज फ्रेंड्स was the reason for his detachment. What was the reason for his detachment? That he was not treated well by his friends. तो ये इसका सब्जेक्ट होगा. The book on the table is mine. What is mine? The book on the table. Non-living thing what का आंसर और who का आंसर देगा living thing. He who works hard succeeds. Who succeed? He who works hard. तो ये सब्जेक्ट है. The man with a gun is standing at the gate. Who is standing at the gate? The man with a gun. नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4. डैश हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू दिस प्रोजेक्ट. अब यहाँ पर हमने हैव के अकॉर्डिंगली कोई सब्जेक्ट. अब हैव प्लूरल है तो हैव के अकॉर्डिंगली मेन तो नहीं होता क्योंकि ये सिंगुलर है. MANS मेंस ये कोई वर्ड ही नहीं है. मेन का प्लूरल है मेन MEN. तो ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हुए. अब जब हम किसी सेंटेंस में डिफरेंट आर्टिकल द लगाते हैं उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं बगैर नाउन के तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल. और नॉमिनल हमेशा प्लूरल होता है तो इसके साथ है ठीक है. लेकिन नॉमिनल के साथ जो हम एडजेक्टिव लगाते हैं वो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा. द पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा. द रिचीज नहीं होगा, द रिच होगा. द स्ट्रॉन्ग्स नहीं होगा, द स्ट्रॉन्ग. द वीक्स नहीं होगा, द वीक. द ट्रूथफुल्स नहीं होगा, द ट्रूथफुल करेक्ट होगा. तो द पुअर के साथ हैव जिस तरह बाकी नॉमिनल्स के साथ द रिच और द वीक वर द स्ट्रॉन्ग और द ट्रूथफुल और तमाम नॉमिनल्स. नॉमिनल मीन जब डिफरेंट आर्टिकल द जिस तरह यहाँ पर है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो जिस तरह यहाँ पर है. आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल द फॉर एडजेक्टिव. लेकिन पॉइंट याद रखिए नाउन ना हो. अब अगर नाउन आ जाए तो वो नाउन डिसाइड करेगा. नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जांपल द पुअर बॉय फिर हैज is was singular. The poor boys तो फिर प्लूरल. लेकिन जब नाउन ना हो तो ऑलवेज प्लूरल होगा. यहाँ पर नाउन है ऑलवेज प्लूरल. और डेल्टा इस वजह से इनकरेक्ट है क्योंकि एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता. क्यू नंबर 5. मैनी NSP was. अब देखिए अब मैनी अलग वर्ड है और मैनी अलग है. ये खाली मैनी नहीं है बल्कि मैनी एन है. पॉइंट याद रखिए. मैनी के बाद तो हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं लेकिन ये मैनी नहीं है, ये मैनी एन है. तो मैनी एन के बाद एन का मतलब है वन सिंगुलर. इसके बाद हम यूज़ करेंगे सिंगुलर नाउन. SP सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी सिंगुलर, वाज भी सिंगुलर है. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. समझिए ऑप्शन ए में कोई मिस्टेक नहीं है. मैनी अलग वर्ड है वो तो प्लूरल है. उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ड. लेकिन मैनी या मैनी एन, और एन दोनों का मतलब है वन. तो इन दोनों के बाद हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ड लगाएंगे. जिस तरह हम मोर देन वन के बाद मोर देन वन टॉपिक was explained, more than one topics were explained incorrect होगा. इसी तरह मैनी और इन दोनों के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ड. ऑप्शन बी देखिए. मैनी इन के बाद वर और SP प्लूरल नाउन प्लूरल दोनों इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी देखिए. मैनी SP नाउन तो सिंगुलर है ठीक है लेकिन वर्ड प्लूरल है, वर्ड भी सिंगुलर, ये भी इनकरेक्ट. अब देखिए SP ये जो एस है इसका जो इनिशियल साउंड है वो वाविल है, कॉन्सोनेंट है. अब हमें किस तरह पता चलेगा ये वाविल है या कॉन्सोनेंट. इंग्लिश की किसी वर्ड को जब आप उर्दू में ट्रांसक्राइब करते हो और वो अलिफ से स्टार्ट होता है. जिस तरह ASP को जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं अलिफ से स्टार्ट होता है तो वो वाविल साउंड होता है. तो वाविल साउंड के साथ फिर हम इन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे. हाँ अब अगर यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता, फॉर एग्जाम्पल मैनी टीचर, तो फिर करेक्ट होता है. लेकिन वाविल साउंड के साथ एन होगा. मैनी NSP, मैनी टीचर. और तरीका मैंने बता दिया. जब इंग्लिश के किसी वर्ड को उर्दू में ट्रांसक्राइब करे अलिफ से स्टार्ट होता हो तो वाविल साउंड, अलिफ से ना स्टार्ट होता हो तो फिर कॉन्सोनेंट साउंड. फॉर एग्जांपल देयर इज या एम इन माई नेम. अब अगर मैं कहूँ एन या एम को जब हम उर्दू में ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये अलिफ से स्टार्ट होता है तो इट मीन्स वाविल साउंड है. तो देयर इज एम. ये पॉइंट याद रखिए. जो हम कहते हैं AEI
आई ओ और यू, ये वाविल लेटर्स है, इनके अकॉर्डिंगली नहीं हमने आ और एन लगाना, हमने वाविल साउंड के अकॉर्डिंग, ये वाविल लेटर्स है, ये अलग केस है, इसके अकॉर्डिंगली नहीं। अगर इसके अकॉर्डिंगली लगाते हैं तो फिर तो यहाँ पर आ एस पी होना चाहिए था, और इसी तरह यहाँ पर भी आ एम होना चाहिए था। और जो कुछ केसेस में ऐसे थे, फॉर एग्जांपल अ वन डे मैच हम कहते हैं, इन वन डे मैच नहीं कहते, हालांकि ओ से स्टार्ट है। उसकी रीज़न ये है कि हमने वाविल साउंड्स को देखना है, वाविल लेटर्स को नहीं देखना। ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, दे विल स्टे हियर फॉर 2 वीक्स बिफोर। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये पॉइंट याद रखिए, बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, बल्कि बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, इसी तरह ऑफ भी प्रीपोजिशन है, इसी तरह फॉर भी प्रीपोजिशन है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है, एंड कंजंक्शन है। लेकिन एंड ने यहाँ दो नाउन्स ज्वाइन किए, दो क्लॉजेज नहीं ज्वाइन की। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। जब एक ही क्लॉज हो फिर सिंपल सेंटेंस होता है। एक क्लॉज है, दो क्लॉजेज इसमें नहीं है, यानी इसमें प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस है, लेकिन क्लॉज एक ही है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि एक ही क्लॉज है? ये एक सब्जेक्ट है और ये इसके साथ एक वर्ब है, इसके अलावा बाकी न कोई सब्जेक्ट है और न कोई वर्ब। जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो तो ये एक मेन क्लॉज होती है, और एक मेन क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस होता है। अब ये कंपाउंड सेंटेंस उस वक्त होगा जब दो मेन क्लॉजेज हो। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग एंड यू आर वर्किंग। अब कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स तब होगा जब एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल, दे अराइव्ड व्हेन आई वाज वॉचिंग द मूवी। अब कॉम्प्लेक्स एक मेन एक डिपेंडेंट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स उस वक्त होगा जब दो या दो से ज़्यादा मेन और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल, आई विल टीच हियर until I am in this position, and this is what I like. I will teach here, ये main clause, till I am here ये subordinate clause, and this is what I like ये दूसरी main clause। दो main और एक फिर compound। तो ये जो sentence given है ये simple। इसके ऊपर मैं मज़ीद काफ़ी डिटेल के साथ लेक्चर्स और एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूँ। ये मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ जो हम पॉइंट्स पढ़ चुके, ताकि उसकी रिवीजन हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो उन रूल्स की। द पॉइंट दैट क्रिएटेड द क्लैश वाज एक्सक्लूडेड। दैट क्रिएटेड द क्लैश, ये क्लॉज है। क्लॉज अभी मैंने बताया पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब ये जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डेट से स्टार्ट है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको कहती है। ये नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रही थी, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज भी इसको कहती है। इसके स्टार्ट में डेट यूज हुआ है, एक रिलेटिव प्रोनाउन भी हम इसको कहते हैं, तो ये रिलेटिव क्लॉज भी है। तो ऑल ऑफ दीज डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज की ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज की एक टाइप जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, दूसरी एडवर्ब है और तीसरी नाउन क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो डेल्टा ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यू नंबर 8, दे एग्रीड टू द प्रपोजल, द अंडरलाइन पार्ट इज अ डैश फ्रेज। अब ये जो फ्रेज है टू द प्रपोजल, टू से स्टार्ट है और नाउन पे एंड है, मतलब प्रपोजिशन से स्टार्ट है और नाउन पे एंड है। तो इस तरह की फ्रेज को हम कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। लेकिन ऑप्शन में प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, तो क्या ये नन ऑफ दीज होगा? नहीं, ये नन ऑफ दीज नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रपोजिशनल फ्रेज होता है वो या एडजेक्टिव की फंक्शन परफॉर्म करेगा या एडवर्ब की फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये एग्रीड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है। तो एडजेक्टिव और वर्ब की मीनिंग में एडिशन करने वाला वर्ड या फ्रेज एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एडवर्ब होगा। मैं ये पॉइंट रिवाइज करता हूँ। वो फ्रेज जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट मीन्स प्रीपोजिशन या जेरेंड वगैरह पे एंड होता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो या एडजेक्टिव या एडवर्ब की फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने कहा अ मैन विद अ गन,
विद अ गन, विद से स्टार्ट, गन पे एंड। प्रपोजिशनल फ्रेज मैन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है तो नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है तो एडजेक्टिव की फंक्शन। अ मैन विद अ गन प्रपोजिशनल फ्रेज, नाउन की मीनिंग में एडिशन करे, एडजेक्टिव की फंक्शन। अब ऑप्शन में जो गिवन हो उस हिसाब से। अब प्रपोजिशनल फ्रेज भी है ये टू द प्रपोजल एडवर्ब फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज तो ऑप्शन में नहीं लेकिन एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब फ्रेज। अब अगर प्रपोजिशनल फ्रेज ऑप्शन में होता है एडवर्ब फ्रेज भी है तो फिर बोथ ऑफ दीज करेक्ट होता। इसी तरह एडवर्ब की फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर टू द प्रपोजल एग्रीड की मीनिंग में, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की मीनिंग में एडिशन करने वाला वर्ड या फ्रेज वगैरह एडवर्ब होता है। इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा, बाकी फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इफ़ आई हैव द अथॉरिटी आई वुड नॉट अलाउ इट। इफ़ आई हैव द अथॉरिटी, ये हैव यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं। आई वुड नॉट अलाउ, वुड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशनल में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों प्रेजेंट या दोनों पास्ट, या तो दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट में होने चाहिए या दोनों पास्ट। ये नहीं कि आप एक प्रेजेंट में यूज़ करें एक पास्ट में, मतलब 1 1 या 2 2 इस तरह होना चाहिए। दोनों प्रेजेंट के होने चाहिए या दोनों पास्ट के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि आप एक क्लॉज प्रेजेंट का यूज़ करिए एक पास्ट का, मतलब एक जीरो कंडीशनल का एक फर्स्ट का, या एक सेकंड का एक थर्ड का, या तो दोनों जीरो की हो या दोनों फर्स्ट की या दोनों सेकंड की या दोनों थर्ड की। अब ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का, तो ये या तो दोनों फर्स्ट की या दोनों सेकंड की। सेकंड ऑप्शन देखिए, इफ़ आई हैड द अथॉरिटी, ठीक है, सेकंड है। आई वुड नॉट अलाउड, वुड भी सेकंड है लेकिन वुड के बाद हम अलाउड नहीं बल्कि बगैर ईडी की फॉर्म बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट हो गया। इफ़ आई हैड द अथॉरिटी, अब ये सेकंड है। आई वुड नॉट अलाउ इट, ये भी सेकंड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन डी भी देखते हैं। इफ़ आई हैड द अथॉरिटी, ठीक है, आई वुड, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब सबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज पहले आए और मेन क्लॉज बाद में, तो फिर हम कॉमा यूज़ करते हैं, पर कॉमा नहीं, ये इस वजह से इनकरेक्ट है सी। कंडीशनल सेंटेंसेस के एमसीक्यूज इस तरह के हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि पास्ट के साथ प्रेजेंट हो या प्रेजेंट पास्ट, मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, या दोनों फर्स्ट या दोनों ज़ीरो या दोनों सेकंड या दोनों थर्ड। ये नहीं कि आप एक कंडीशनल क्लॉज थर्ड कंडीशनल का यूज़ करिए या सेकंड का, या एक सेकंड का एक फर्स्ट का, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकरेक्ट होगी। दोनों सेम कंडीशनल सेंटेंसेस होने चाहिए, दोनों ज़ीरो, दोनों फर्स्ट, दोनों सेकंड या दोनों थर्ड, जिस तरह यहाँ पर एमसीक्यू नंबर सी में है। इफ़ आई हैड द अथॉरिटी, सेकंड, वुड नॉट अलाउ इट, ये भी सेकंड। और बाकी जो दो ऑप्शन है, एक में वुड के बाद अलाउड इनकरेक्ट है, वुड के बाद अलाउड नहीं बल्कि अलाउ, और ऑप्शन डी में कॉमन है, इस वजह से। मज़ीद एमसीक्यूज़ में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।